Hello everyone, and now let's start with the next structure in the eukaryotic cell. We have seen the structure of cell wall. We have also studied the structure of plasma membrane and its functions. Now the next part in a plant cell or animal cell is the inner part that encloses, that is present inside the cell membrane or plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको सब कुछ दिख रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो एक छोटा सा डिस्कशन साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके बाद हम अंदर के ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटो मींस अगेन इट इज सिमिलर टू योर प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा बोल सकते हो उसके जैसे. साइटोप्लाज्म इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल प्रेजेंट विदिन plasma membrane, all the material present within plasma membrane except nucleus. अब यहां पे थोड़ी सी ब्रॉड कंसेप्ट मैं आपको पहले बता रहा हूं क्या है. देखो ये सेल है, दिस इज एनिमल सेल, एनिमल सेल having outer covering plasma membrane or cell membrane. Then this is your inner material, it is your cytoplasm. इसके अंदर न्यूक्लियस में तुम्हारा डीएनए. इनफैक्ट न्यूक्लियस इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन लिक्विड मटेरियल नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियस के पास भी खुद का एक लिक्विड रहता, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, एंड देन योर सेल ऑर्गेनल्स आर लोकेटेड हियर like this. So these are your cell organelles, mitochondria and other cell organelles are present here. Okay, तो एक टर्म है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म ये क्या रहता? इट इज द कंप्लीट मटेरियल दैट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस ऑल ऑर्गेनेल्स प्लस द न्यूक्लियस along with DNA, along with its complete material. मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर का जो सारा मटेरियल है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, दो बार बोल दिया मैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, all this material which is present within the plasma membrane is termed as protoplast. Okay, it is also regarded as the living physical basis of living or physical basis of life according to Huxley. एक साइंटिस्ट है हक्सली नाम के, Huxley. So this scientist described this complete material as the physical basis of life. Cell is the basic structural functional unit of life. Correct? तो वैसे ही ये हक्सली ने क्या कहा था, सेल के अंदर ये जो पूरा मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म. इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लिविंग और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ओके, सो दिस इज व्हाट कंप्लीट सब मिला के बोलने का प्रोटोप्लाज्म. लेकिन मैं जब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म की बात करूंगा तो प्रोटोप्लाज्म में से क्या करो, ये न्यूक्लियस निकाल दो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल दो, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? फिर साइटोप्लाज्म में क्या बच जाएगा? दिस ग्राउंड सब्सटेंस सराउंडिंग द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस छोड़ दो, इतना पार्ट बचा क्या रहेंगे? प्लस ऑर्गेनेल्स. इनके बीच में जो कुछ भी मटेरियल पड़ा है सेल के आजू बाजू, सो ऑल दिस मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. समझ रहा है दोनों में क्या फर्क है? Means protoplasm is the broad concept which includes all the material within this plasma membrane, but when you remove the nucleus, when you leave that nucleus, it simply becomes your cytoplasm. प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आता लेकिन और न्यूक्लियस भी आता, लेकिन साइटोप्लाज्म में सिर्फ ग्राउंड सब्सटेंस आएगा और ऑर्गेनेल्स आएंगे. इट विल नॉट इंक्लूड न्यूक्लियस, इट विल नॉट इंक्लूड न्यूक्लियोप्लाज्म, इट विल नॉट इंक्लूड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल नहीं है. Okay, so this is your cytoplasm without nucleus, and with nucleus it becomes protoplasm. Okay, so who called protoplasm as the physical basis of life? Huxley. What do you mean by physical basis of life? किसको बोले आला है physical basis of life? अपने दिमाग में आता सेल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, but protoplast or protoplasm is the physical basis of life.
ओके नाउ अब इसके बाद थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में दो तीन बातें. साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक, inorganic material, water mainly, and ions are also present. Enzymes are there in that cytoplasm. So this is what the composition. It is made up of organic material, inorganic material, salts are present, sugars are present, proteins, polypeptides, amino acids. Lots of organic and inorganic materials are dissolved here, and it becomes a colloidal material, a semi-solid jelly-like ground substance. ओके इसमें दो कंपोनेंट रहते हैं जनरली. अगर मैं इस तरीके से सेल को एक दो तरीकों में डिवाइड करूं तो जो आउटर पार्ट का साइटोप्लाज्म है सेल की बॉर्डर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सो दिस साइटोप्लाज्म एट द पेरिफेरी इज नोन एज साइटोजेल. साइटोप्लाज्म एट द किधर का, एट पेरिफेरी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोजेल. इट इज समवट थिकर साइटोप्लाज्म. ये थोड़ा सा थिक रहेगा. जेल इज थिक, okay, just like jelly chocolate. Okay, so it is thicker cytoplasm present toward the periphery, and inside the central part near the nucleus around the cell cytoplasm, cell organelles, there is cytosol. Cytosol at central part, and it is somewhat thin, liquid-like. Thin, liquid-like. It is thick, jelly-like. क्या बोल रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्म के बारे में समझ में आ रहा है. साइटोप्लाज्म होल कंपोनेंट कंपोजिशन इज द साइटोप्लाज्म, बट एट पेरिफेरी दैट साइटोप्लाज्म इज समवट थिकर. ओके थोड़ा सा गाढ़ा रहता है वो. उसके अंदर जो कोलाइड्स है, मटेरियल है, वो इस तरीके से नेटवर्क जैसा बना लेते हैं और वो थोड़ा गाढ़ा थिक बन जाता है मटेरियल. ओके जबकि अंदर का जो लिक्विड है वो थीन रहता, लिक्विफाइड रहता, पतला रहता हो थोड़ा सा. ओके ताकि अंदर के मटेरियल मूव हो सके अंदर का अंदर ज्यादा से. बाहर का थिक क्यों रहता है, सो दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप, तो इसीलिए वो थोड़ा थिक रहेगा. सो इट इज आउटर मटेरियल इज साइटोजेल हैविंग थिक विस्कोसिटी. इट इज jelly like and present at periphery, hence it is called cytogel. Whereas the central material, central cytoplasm is liquid like. It is having thin liquid like consistency, viscous, less viscous, and it is called cytosol. ओके अब ये दोनों में की मदद अलग अलग कामों में होती, अपने को वो फंक्शंस में जाना नहीं, बट यू शुड बी अवेयर साइटोजेल एंड साइटोसोल आर द पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. दोनों मिला के क्या बनाएंगे, इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो साइटोजेल ठीक रहेगा, ये थीन रहेगा. ओके देन देयर इज अ मूवमेंट. कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन के बाद दो टाइप्स हो गए उसके. व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट आर द टू टाइप्स. Okay, then it shows inner movement, inner automatic spontaneous movement. वो अंदर का अंदर मूव होते रहता, साइटोप्लाज्म अंदर का अंदर रोटेट होते रहता. दैट spontaneous movement of automatic movement of cytoplasm is known as cyclosis, also known as cytoplasmic streaming, also known as cytoplasmic streaming. Cytoplasmic streaming. तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म अंदर के अंदर घूमते रहता है, पानी जो अपने आप मोशन में रहता है. इट इज इन मोशन, इट हैज इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी, इट हैज ओन एनर्जी, एंड विद दैट एनर्जी इट कीप्स ऑन मूविंग विद इन द सेल. इंट्रासेल्युलर मूवमेंट होते रहते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स, मटेरियल, कुछ शुगर्स, वो चीजें इधर से उधर मूव होते रहती, एक जगह से दूसरी जगह विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट होते रहे. ठीक है, such movement was absent in prokaryotic cell. If you remember, try to remember the point. In the cytoplasm of prokaryotes, we have seen that cytoplasmic streaming is absent, cyclosis is absent in prokaryotic cell, but cytoplasmic streaming is present in eukaryotic cell. What is cytoplasmic streaming? The inner spontaneous motion or the movement of cytoplasm in eukaryotic cells. Okay, it helps in within intracellular transport, it helps in intracellular movement of ions, materials within the cell. Clear? Then last one you can say cell organelles are also present here. What are cell organelles? So cell organelles are the sub parts of a cell, sub part of a cell that perform specific function. Definition याद रखो, that perform specific functions.
What are cell organelles? So organelle refer to a sub part of a cell that performs special function. जैसे कि अपनी बॉडी में अगर देखें, अगर मैंने अपनी बॉडी को पूरा एक यूनिट माना है, कंप्लीट बॉडी यूनिट है, लेकिन पूरे यूनिट में क्या है, ब्रेन इज डूइंग वन वर्क, it is given one work of controlling the body, then your heart is performing one different work, kidneys are performing different work, liver is performing different work, muscles are doing different works, means they have given some special functions. Muscles are assigned to do contraction and relaxation so that it helps in movement and locomotion. Brain is doing generation of impulse, controlling the impulse, sensation, etc., analyzing the information. Brain, your heart is doing pumping of blood, circulation. Means ये organs को सबको एक एक काम दिया है, तो ये इनको अपन organs बोलते हैं. Your organism और तुम्हारे parts को बोलते हैं organ. Organism के parts ऑर्गन. वैसे सेल को अगर एक कंप्लीट यूनिट पकड़े तो कंप्लीट यूनिट में जो छोटे छोटे पार्ट्स है, योर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ईआर, these are the sub parts of that cell and that sub parts perform specific functions. That sub parts are therefore referred to as organelles. अब सेल के ऑर्गन तो नहीं रहेंगे, सेल itself is very small, तो सेल के ऑर्गन्स नहीं हो सकते, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स हो सकते, सेल के ऑर्गेनेल्स रहेंगे. एनालॉजी ध्यान में आ रही है, ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स, तो वैसे सेल में ऑर्गेनेल्स. सेल पूरा यूनिट है, उसके काम छोटे छोटे सब यूनिट्स परफॉर्म करेंगे. दैट सब यूनिट्स ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. क्लियर? सो दैट सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग inside the cytoplasm. They are attached at different places. They are present at different locations in the cytoplasm. ठीक है. फंक्शन, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, रिएक्शन मटेरियल, raw material. So it is the main arena of metabolic activities. It is the main area where the metabolic activities will happen. Clear? Main function where it acts as the raw material. It provides the raw material for various reactions, metabolic reactions. Hence, it is the arena, battleground of different metabolic activities. Clear? Function लिख लिया. Yes. So this is what about a short discussion about your cytoplasm. Let's move into the cytoplasm and let's start from the nucleus. Nucleus से बाहर चलते हैं. We will study nucleus later. हम पहले साइटोप्लाज्म में के स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के आसपास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, तो हम इधर तक जाएंगे और फिर वो स्ट्रक्चर होने के बाद हम न्यूक्लियस पर आएंगे. ठीक है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. We are now starting with the endomembrane system. This is given in NCERT just after your structure of cell wall. आपको एक बात बता देता हूँ, हमें अब सेल ऑर्गेनेल स्टडी करने हैं. सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में से, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इनफैक्ट ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें जो 4-5 सेल ऑर्गेनेल्स आने वाले, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इनमें से तो एक पर क्वेश्चन हमेशा हर साल आता ही है. तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये बहुत अच्छे से करना ही है, और बहुत आसान भी पार्ट है. कुछ कंफ्यूज करके लेने की भी जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है, एक्स्ट्रा वाला कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी मैं बहुत सारा पार्ट इसमें कवर कर रहा हूँ. सबसे पहली बात, हमें तो एम्स, नीट और जिपमर, केवीपीआई वगैरह सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी है, क्योंकि नीट में ही ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले. तो आपको इसके लिए एक्सेस मटेरियल भी जो है मैं तुमको करा के ले रहा हूँ. तो ये वाला पार्ट आपको जितना मैं बताऊंगा उतना पूरा अच्छे से लिख कर लेना है. कई सारी पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखो. जो मैं पिक्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करूंगा वो सब भी लिख के रखो. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन क्या है. आप सिर्फ वीडियो देखकर निकालोगे तो आपसे ये पार्ट होगा नहीं. सो प्लीज रिमेंबर दैट, आप नोट डाउन करो, कुछ पॉइंट्स लिखकर निकालो अपने हाथ से. ठीक है. अब मैं जो सेल ऑर्गेनेल्स आपको बताऊंगा तो उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ विदाउट मेम्ब्रेन के भी हो सकते. ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है अपने पास अभी. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब एक ही मेम्ब्रेन से कवर रहेगा, या तो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन, या नो मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. तो हम वो स्ट्रक्चर्स के जो मेम्ब्रेन है नहीं है वो बातें मैं आपको बताता रहूंगा. आपको वो भी नोट डाउन करना है. आपको एक टेबल ही बना लेने का है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स, वो मैं तुमको बताऊंगा बाद में जब बोल लूंगा. ठीक है. प्लस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ मैं वही बताने वाला हूँ ज्यादातर, और एक्स्ट्रा के जो पॉइंट्स है डिस्कवरी वगैरह वो साइंटिस्ट के नाम आपको लिख के दूंगा.
आपको इसके बारे में जो कुछ भी एक टेबल बनाना है वो टेबल का फॉर्मेट भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो पार्ट है जिसने टेबल फॉर्मेट में किया, जिसने उसको लर्न भी अच्छे से हो जाता, दिमाग में भी बैठ जाती वो बातें, और हमेशा के लिए ये चैप्टर इतना अच्छे से हो जाता कि आपका कोई भी यहाँ का एमसीक्यू गलत नहीं आता। तो इसके लिए प्लीज मेरे इतने इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से ध्यान में रखो। ये जो सब पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है सेल चैप्टर का, ये आपका बेस है, आपको बहुत जगह पे काम आने वाली ये चीजें। ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए, आने वाले कई चैप्टर्स में आपको ये पॉइंट्स बहुत काम में आने वाले। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब नाम देखो थोड़ा क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मीन्स विद इन, अंदर, मेम्ब्रेन मतलब ऐसे मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो मिलके कुछ तो एक सिस्टम बना रहे हैं, वो मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम कनेक्टेड वर्क्स। They are different organelles, but their functions are associated. Their functions are related to each other. वो एक दूसरे की मदद से काम करेंगे। एक मटेरियल कुछ तो भी तैयार करेंगे, वो दूसरे के पास भेजेंगे, वो दूसरा बंदा उसको कुछ तो भी मॉडिफाई करेगा, वो तीसरे के पास भेज देगा, वो उसको यूज करेगा। समझ में आ रहा है? When cell organelles are though different, they are distinct in their functions, but cell organelles that are related to their each other with due to certain similar functions, so that all cell organelles they form the endomembrane system. ठीक है, जिनके फंक्शंस कनेक्टेड है दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जिनके फंक्शंस कनेक्टेड है, डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इट इंक्लूड्स द सेल ऑर्गेनेल्स whose functions are similar, whose functions are associated with each other. Okay, they have related functions. Endomembrane system will include four materials, चार चीजें आएंगी इसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, we will see it, ER, endoplasmic reticulum, then your Golgi complex or Golgi bodies, then your lysosomes and the vacuoles. They are present only in plants, generally large vacuoles, so they are, we will see it. So these four cell organelles they form the endomembrane system. These four form endomembrane system. तो आपको एमसीक्यू में मिलेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चारों पे आपको एडिशन याद रखनी, चार सेल ऑर्गेनल्स, हम एक के बाद एक चारों ही देखने वाले हैं ताकि तुम्हारा कनेक्टिव बिट पूरा लर्न हो जाना। तो ER प्लस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, lysosomes and vacuoles, they form a link, a chain of organelles that have similar functions, connected functions, they form endomembrane system. ठीक है, अभी चारों, which of the following is not present in EMS? EMS मतलब endomembrane system. Which of the following is not present? For example, mitochondria है क्या इसमें? नहीं. Chloroplast, it is not the part of EMS. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, your nucleus, it is also not the part of EMS. इसमें सिर्फ ये चार लोग आएंगे। क्यों आएंगे, क्या आएंगे, आपको अभी पता चलेगा जब हम इनके फंक्शंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि कैसा इसका काम इससे जुड़ा हुआ है, इससे इसका काम जुड़ा हुआ है, इसका काम इससे एक दूसरे की मदद से ये लोग काम करते हैं। ओके, सो दे आर connected with the help of functions, hence they form endomembrane system. Okay, now we are going to study the structure of first of all ER, then we will move on Golgi complex, then lysosomes and then on vacuoles. ठीक है, अभी ER देखते हैं। What is ER? It is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum. थोड़ा सा एक और यहाँ पे नोट बता रहा हूँ, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको करवा के लिख कर ले लेता, लेकिन आपको घर पे करना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखो बेटा। हम क्या करेंगे, हर सेल ऑर्गेनेल को कैसे स्टडी करेंगे, तो एक सेल ऑर्गेनेल को स्टडी करने का एक तरीका है, उसका टेबल बना के मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो ऑर्गेनेल को स्टडी करने के लिए अपने क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने किया, ऑर्गेनेल नेम रहेगा उसका, फॉर एग्जाम्पल ER, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल, वो डिस्कवर्ड इट, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, डिस्कवरी आगे उसका नेम, नॉमेनक्लेचर किसने, उसने नाम किसने रखा उसको, नेम्ड बाय, द नेम वाज गिवन बाय। ओके, वो नाम देने वाले साइंटिस्ट के नाम। एक बार उनकी डिस्कवरी होगी, उसके बाद उनका कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे एब्सेंट है, इट इज प्रेजेंट इन विच सेल, एब्सेंट इन विच सेल, किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, ये याद रख लेना, किसमें कौन से सेल्स में नहीं है वो याद रखो, एक्सेप्शन से याद रखेंगे ऑटोमेटिकली, इधर वाले तो याद ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका देखेंगे स्ट्रक्चर और लास्ट में देखेंगे उसका फंक्शन। स्ट्रक्चर अगर उसके टाइप्स है तो टाइप्स, और लास्ट में उसके फंक्शंस।
मतलब इस तरीके से एक टेबल आपको तैयार होना चाहिए हर सेल ऑर्गेनेल में। हम ईआर के बारे में क्या क्या देखेंगे, उसकी डिस्कवरी किसने किया, नेम नॉमेनक्लेचर किसने दी, वो कहाँ पर मिलता, प्रेजेंट कहाँ पर है, कौन से सेल्स में एब्सेंट है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिखाई देता, प्लस उसके कोई टाइप्स होंगे, 2 टाइप्स है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, और लास्ट में उसके अपन फंक्शंस देखेंगे, रफ ईआर के फंक्शन, स्मूथ ईआर के फंक्शन, दोनों ईआर के कंबाइंड फंक्शंस, ये सब चीज आपको पता है। जो बंदे इस तरीके से याद रखेंगे, उनकी डायग्राम, उसकी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, छोटी सी डायग्राम। तो इस तरीके से अगर आपने याद रखा तो डेफिनेटली आपका वो पूरा बीट 100% कवर होगा, ऐसा समझ लो। ओके, तो आपको इस तरीके से टेबल आप अभी भी बना सकते हैं, आप जब मैं बोलूंगा तो इस तरीके से टेबल बना लो। 2 रजिस्टर का फुल जॉइंट पेज लो, इधर से स्टार्ट करो, इधर 4 कॉलम बनाओ, उधर 4 कॉलम बना दो, और ये पॉइंट्स नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारे अगर हैंड रिटन में रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो सप्लाई करने वाला हूँ, इट्स ओके, बट तुमको खुद से बनाएंगे तो तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ तुम्हारे को याद देना, पेंसिल से बनाओ, बाद में उसको फेयर कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ईआर। व्हाट इज ईआर? इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से देखो पहले मीनिंग, एंडो मतलब विद इन, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, एंड रेटिकुला या रेटिकुलम इसका मतलब रहता है नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? नेटवर्क। सो एज यू कैन सी इन दी फोटो, आपको जो मैं फोटो बता रहा हूँ एनसीईआरटी की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ओके, सो इट इज हैविंग न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, कट सेक्शन लिया हुआ है सेल का, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आजू बाजू कुछ तो भी आपको इस तरीके से वेव लाइक कुछ तो भी ऐसे डिजाइन दिख रहे हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब वगैरह कुछ दिख रहा है, ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कर्टन्स के रहते हैं अपने कपड़े वगैरह रहते हैं आपकी खिड़की वगैरह के, तो उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा है। इट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, so it is endoplasmic reticulum. It is the network like or reticulum like structure made up of various cisternae, tubules and vesicles. Cisternae, tubules and vesicles किन 3 चीजों से बने वाला है? It is made up of cisternae, tubules and vesicles. Made up, it is having a network like arrangement, network like appearance. ओके, आपको और कुछ फोटोज बता रहा हूँ, थोड़ी जाली जैसा कैसा दिखाई देता, कैसे वो सिस्टम ट्यूब्यूल्स रहते हैं, वो बता रहा हूँ आपको, बट स्टिल जस्ट लुक एट दैट, ताकि आपको समझ में आए हम किस स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ओके, कुछ और फोटोज में आपको दिखा। देन दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन, इन्होंने इसको डिस्कवर किए, डी मींस डिस्कवर्ड, बट पोर्टर नेम्ड इट एज इसने नेम दिया, he named it as endoplasmic reticulum. पोर्टर ने थॉमसन के साथ में मिलकर उसको स्टडी किया था, देखा था, पहली बार ऑब्जर्व किया था, बट he himself named it as the endoplasmic reticulum. So who coined the term endoplasmic reticulum? Who named endoplasmic reticulum? So it was named by Porter. Okay, and discovered by Porter and Thomson. दोनों ने पहले डिस्कवर किया, लेकिन इसने नाम रखा था, ठीक है। दिस इज अबाउट डिस्कवरी। It is present almost in all eukaryotic cells. It is present almost in all eukaryotic cells except some cells such as mature RBCs, monocytes. These are the types of WBCs: monocytes, neutrophils, lymphocytes. These are the types of white blood corpuscles, WBCs. They are the soldiers of our body. ओके, आरबीसी सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पस्कल्स। देन मोनोसाइट्स में नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट फाउंड इन द एग, दैट इज फीमेल गैमेट। दे आर ऑल्सो नॉट फाउंड इन रेस्टिंग सेल्स जो काम नहीं कर रहे, जो बैठे वाले, ज्यादा यूज में नहीं है। प्लस दे आर ऑल्सो नॉट फाउंड इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो सेल्स अभी डिवाइड हुए लेकिन अभी वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते अपना फंक्शन, अनडिफरेंशिएटेड है। सो दे आर अबाउट टू डिवाइड अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सेल्स, व्हाट आर दे, वी विल सी इट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ऐसे सेल्स में भी वो काम, दैट ईआर आर एब्सेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, एग सेल्स, मोनोसाइट्स, also absent in sieve tube cells. They are also dead cells of plant body. हमने स्टार्टिंग में देखा था, न्यूक्लियस इज also absent in them. So sieve tube cells, in maybe mature sieve tube cells, in maybe these ER is absent.
and also it is also absent in eukaryotic cells. It is also absent in all prokaryotic cells. बैक्टीरिया में रहता क्या कुछ ER वगैरह? No, we have seen that cell organelles are absent in bacteria, means prokaryotic cells are without ER, without Golgi. वो सब में absent, ये सब चीजें absent में जाएंगी. prokaryotic cell में सब absent आएंगे. जितने भी अपन cell organelles देखने वाले सब absent आने वाले वहां पे. ठीक है, सब cells में almost present है, लेकिन कुछ ऐसे cells है जिनमें ये present नहीं है. कुछ ऐसे eukaryotic cells है such as RBCs, monocytes, your egg, female gamete, then resting cells, undifferentiated cells, sieve tube cells, इनमें ये absent. ठीक है, तो प्रेजेंट इन एब्सेंट इन ध्यान में. देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. इट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरली नाउ कम टू द डायग्राम अगेन. इट इज स्ट्रक्चरली, मैं यहां पर लिखता हूं, आपको उधर फोटो आते जाएंगी तो आप नोट डाउन कर लेना. वी आर स्टडीइंग ईआर. सो स्ट्रक्चर, वो वाला पॉइंट, स्ट्रक्चर वाला पॉइंट. इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली 3 कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल. व्हाट इज सिस्टर्नी? सिस्टर्नी आर द फ्लैट sac like structures, flat sac like structures present one above the other. flat sac like structures. देखो ये फ्लैट थैली जैसे. अब इसके लिए इमेजिन क्या करने का, आपके पैकेट्स इमेजिन करने के. फॉर एग्जांपल आप जो कोई भी पैकेट्स रहेंगे, आपके मिठाई के डब्बे इमेजिन कर सकते हैं आप इसके लिए. ठीक है, मिठाई वगैरह के अपने यहाँ पे बहुत सारी मिठाई की दुकान है, तो उनके मिठाई के बॉक्स, पेड़े वगैरह जिसमें, तो अगर तुम वो पेड़े का एक बॉक्स इमेजिन करेंगे मिठाई का, दैट बॉक्स इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. इमेजिन इट एज अ सैक. इट इज अ बॉक्स, आई नो, बट इमेजिन इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थीन, मेड अप ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल कवरिंग है. इट इज योर वन सिस्टर्नी. उसके ऊपर एक और सैक रख दो, मतलब एक और बॉक्स, उसके ऊपर एक और बॉक्स, सो दैट विल फॉर्म अ स्टैक. एक के ऊपर एक, इस तरीके से हम ढेर लगा रहे हैं. इट विल फॉर्म अ स्टैक ऑफ सिस्टम. तो इस तरीके से रखा है, तो वो देखो किस तरीके से वहां पे तुमको एक के ऊपर एक ऐसे कवरिंग्स पे कवरिंग्स लग रहे हैं. सो एक के ऊपर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी. फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, व्हाट आर ट्यूब्यूल्स? सो दे आर ट्यूब लाइक, यहीं पे पड़े रहेंगे. ओके, कुछ ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड रहेंगे, कुछ अनब्रांच्ड रहेंगे, कुछ ब्रांच रहेंगे इस तरीके से. सो लाइक दिस, और दे आर समटाइम्स अनब्रांच्ड. ट्यूब लाइक सिंपली योर टेस्ट ट्यूब्स और योर पेन, तो ये खाली अंदर से हॉलो रहने दो. सो इट विल बी ट्यूब लाइक, टेस्ट ट्यूब लाइक. ओके, सो ट्यूब्यूल्स. एंड वेसिकल्स आर सर्क्यूलर, लड्डू जैसे, सिंपली बलून्स. बेस्ट एग्जांपल वेसिकल्स का, बलून फिल्ड अप विथ वाटर. तो बलून में पानी भरा है, वो जो लड्डू बन गया पानी का बलून बन गया, उसके अंदर कुछ मटेरियल है, एंड द बलून इज द सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग. इट इज द वेसिकल, सर्कुलर, राउंड. ओके, स्ट्रक्चर्स. देन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिस्टम. इनको सबको आसपास रख दो, क्या हो जाएगा फिर? दे विल फॉर्म स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, एंड यू कैन सी the complete diagram of endoplasmic reticulum. सिंपल हो गया स्ट्रक्चर ध्यान में. यस, अब इसकी वजह से देखो क्या होता है. अब ये सब हॉलो स्ट्रक्चर्स है. सिस्टर्नी अंदर से खाली है, मिठाई का डब्बा खाली रहता है अंदर. ट्यूब भी अंदर से हॉलो है, उसके अंदर जगह है. ल्यूमेन है, वो जो वेसिकल है लड्डू, उसके अंदर भी खाली जगह है. ओके, उनके अंदर लिक्विड भर जाता. लिक्विड मतलब तुम्हारा साइटोप्लाज्म ही जाके बढ़ जाता, अंदर भराला रहता, पानी भराला रहता जैसे कि साइटोप्लाज्म. तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, और उसमें केमिकल्स तैयार होते कुछ तो. ठीक है, सम केमिकल्स आर प्रोड्यूस देयर, उनके फंक्शंस होते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? ईआर की वजह से ईआर डिवाइड्स द सेल इनटू 2 स्पेसेस, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस एंड इंट्राल्यूमिनल स्पेस. ल्यूमेन, एक्स्ट्राल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल. इंट्राल्यूमिनल. व्हाट इज ल्यूमेन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ल्यूमेन, LUMEN. सो ल्यूमेन इज द हॉलो स्पेस. कोई भी चीज, जैसे कि तुम्हारे पानी के ट्यूब जो रहता, अपनी जो नली वगैरह रहती पानी की, तो वो नली को क्या रहता, अंदर से खाली ल्यूमेन रहता. इनफैक्ट यार ब्लड वेसल्स की बात कर लो, ब्लड वेसल्स अंदर से खाली है, तो उनके अंदर जो खाली जगह है उसमें से ब्लड फ्लो होता. सो दैट इज द हॉलो कैविटी इज नोन एज ल्यूमेन. तो यहाँ पे ल्यूमेन है और बाजू में पूरी सेल है.
तो सेल के देखो ये ल्यूमेन के अंदर की जगह, ये तुम्हारा ईआर का मेम्ब्रेन, और ये ल्यूमेन के बाहर की जगह। सो ल्यूमेन के अंदर की जो जगह है दिस इज इंट्राल्यूमिनल स्पेस, इंट्राल्यूमिनल पार्ट, एंड दिस आउटर पार्ट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल पार्ट। सो ईआर की वजह से दो प्रकार के साइटोप्लाज्म तैयार हो जाते हैं, एक साइटोप्लाज्म एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म और दूसरा अंदर जो भरे वाला है इट इज इंट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। ईआर के अंदर का इंट्राल्यूमिनल, ईआर के बाहर का साइटोप्लाज्म इट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? ईआर प्रोड्यूसेस two compartments, intraluminal compartment filled up with intraluminal cytoplasm and the outer compartment it is known as extraluminal compartment. Extra मतलब outside the lumen, it is filled up with extraluminal cytoplasm. Okay, so these are the two types of compartments and cytoplasms produced due to ER. Okay, now there are two types और फिर उसके functions आ जाएंगे। इसके दो प्रकार है। Endoplasmic reticulum is of two types, rough endoplasmic reticulum, rough and smooth endoplasmic reticulum, rough और smooth endoplasmic reticulum। डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो आपको दो प्रकार के ईआर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कलरफुल डायग्राम दूसरी आपको जल्दी समझने के लिए बताया, जिसमें आपको एक डायग्राम के ऊपर कुछ तो भी स्पॉट्स दिख रहे हैं व्हाइट, ऐसे छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं। इट इज योर ग्रैन्युलर ईआर having some small spots, dots are there. These are the ribosomes which are present here. So ribosomes are present on the surface of cisternae, on the surface of cisternae. So that ER which is granular, which appears rough due to presence of, ऐसा दिख रहा है क्या? So this granular, rough, okay, and which is having ribosomes on its cisternae, so that ER is known as rough ER. Whereas the outer ER जो दूर है, देखो जो साइटोप्लाज्म में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, it is generally having, it is a granular structure, a granular ER. It is without ribosomes and generally having tubules in it. इसमें tubules ज्यादा है, इसमें सिस्टर्नी ज्यादा है, प्लस ट्यूब्यूल्स भी है कुछ, लेकिन इसमें ट्यूब्यूल ज्यादा है और वेसिकल्स है, इसमें सिस्टर्नी एब्सेंट। सो दैट ER which is without ribosomes is known as smooth ER. Smooth because it is without ribosomes. कैसा दो टाइप्स क्यों बने? Due to presence of ribosomes, ER is of two types. On the basis of presence or absence of ribosome, ER is of two types. If it is having ribosomes on it, it will appear granular. It is rough ER. If it is without ribosomes, it will appear smooth, plain, uniform, and it is known as smooth or agranular ER. ठीक है, दोनों टाइप ध्यान में आ गए। These two types of ribosomes, this will form 2/3 part of your ER, whereas remaining 1/3 part is your SER. ज्यादा कौन है तुम्हारा RER है और कम कौन है SER। फर्स्ट पॉइंट ध्यान में आया। सेकेंड पॉइंट, इसको तुम डिस्टिंग्विश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी इज एब्सेंट। देन उसके इट फॉर्म्स अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ मेन ER, इट फॉर्म्स ओनली 1/3 पार्ट ऑफ ER, सिर्फ 1/3 पार्ट है। ओके, ये 2/3 रहेंगे तो रिमेनिंग 1/3 वो रहे। देन अगर लोकेशन देखें, सो इट इज नियर द न्यूक्लियस, एज यू कैन सी इन डायग्राम, न्यूक्लियस को चिटक के है, एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर है SER। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर तुम इसकी बात करें, लोकेशन हो गई उसकी, लोकेशन के बाद में अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल whereas it is less stable here, it is more stable, it is less stable। अब ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स वगैरह है। ठीक है, अगर इसके बाद में इनका ओरिजिन पूछूं, अगर ओरिजिन ये तैयार कहां से होते हैं, तो ओरिजिन मतलब कहां से बनते, तो RER अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियस से तैयार होता। RER originates from nuclear membrane, from
nuclear membrane, whereas SER originates from RER. SER originates from RER. मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से तैयार होगा और बाद में उसके ऊपर के राइबोसोम्स निकाल दो, उससे स्मूथ ईआर तैयार होगा। पॉइंट ध्यान में आ रहा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तैयार होगा आरईआर और आरईआर से तैयार होगा एसईआर। जस्ट रिमूव द साइड राइबोसोम्स ओवर इट्स सरफेस। सो thus they originate from nuclear membrane, it originates from the RER. तो आपको एमसीक्यू में पूछते ही और इसको घुमा के पूछते थोड़ा सा गूगली करके, RER arise from SER. RER arise from SER सही है क्या? No, SER arise from RER. RER arise from nuclear membrane. It arise from nuclear. ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा और एडिशनल पॉइंट देख लीजिए, RER के बारे में आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। सो RER के ऊपर जो राइबोसोम्स है, these ribosomes are attached here. So RER, इसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, what are ribosomes? We have seen it in a short bit in bacterial cell. We will study ribosomes in detail in upcoming part also. But ribosomes, they are made up of large unit and a smaller subunit. तो जो larger subunit है, that is your 60S subunit plus 20S दोनों मिला के बनता है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। 60S plus 40S is equal to 80S राइबोसोम। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है तुम्हारा, इट इज अटैच्ड टू द सिस्टर्नी, इट इज अटैच्ड टू द सिस्टर्नी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स नोन एज राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये जो अटैचमेंट हुआ है लार्जर सब यूनिट का, छोटा सब यूनिट बाहर, लार्जर इधर, छोटा बाहर, इस तरीके से दो सब यूनिट जुड़े रहते हैं। Larger subunit is attached here, smaller is attached here on the cisternae. So ribosomes are attached to the RER with the help of larger subunit and the proteins that help in that attachment. That proteins are riboforin 1 and riboforin 2. यहाँ पे तो वो अटैच ही नहीं है तो बात ही नहीं आती होगी। तो आपको एक एडिशनल बात ये पता रखनी है कि RER के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट उनको अटैच हुआ है with the help of two proteins, riboforins 1 and riboforins 2, that help in attachment of larger subunit. Clear? So this is about your RER and SER structure। ध्यान में आए, दोनों में डिफरेंसेस अच्छे से ध्यान में आ गए कि बस फंक्शंस बाकी है। सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम हमारे अगले लेक्चर में वो फंक्शंस देखेंगे और उसके साथ ही गोल्गी बॉडी वगैरह भी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।